हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कह लो या मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कह लो, ठीक है जी। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स करे थे, फंक्शंस करे थे, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस करी थी, तो आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिए। तो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले तो इसका नाम है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है जी। देखो बेटा, जो हमारा पहला वीडियो था ना, उसमें मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे। क्या बताया था मैंने? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताया था मैंने। और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने 7 स्टेप्स बताए थे, याद है? इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। इंडिया में रह गया, चाइना से आया हुआ कोरोना, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखो आप। आई से क्या था? आइडेंटिफाइंग। एम से था मेजरिंग। आर से था रिकॉर्डिंग। सी से था क्लासीफाइंग। एस से था समराइजिंग। ए से था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और सी से था कम्युनिकेटिंग, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्चुअली मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो ये सारे स्टेप्स अकाउंटिंग के अंदर ही आते हैं, पर मैं टेक्निकली अगर और डिटेल में चला जाऊं तो ये जो IMRC है ना, यहां तक का जो हिस्सा है ना, इसको कहते हैं बुक कीपिंग। और इसके आगे के जो स्टेप्स हैं इसे कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। तो जो शुरू के 4 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, वो किसका पार्ट बन जाते हैं? बुक कीपिंग का। और उसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो बात बन जाते हैं अकाउंटिंग का, ठीक है जी। तो जरा समझते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम। तो वो जो मेरे 4 स्टेप्स हैं, ये किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का पार्ट है। उसके आगे के जो स्टेप्स क्या थे हमारे? हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी, है ना। और फिर इन रिजल्ट्स को एनालाइज और इंटरप्रेट करा था और यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया था। तो वो सारे स्टेप्स किसका पार्ट हो गए अब? अकाउंटिंग का। समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है जी। तो बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है, यहाँ पर आ रहेगा। बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है, इट इज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिस बनती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आपकी पूरी हो चुकी होगी, उसके बाद ही हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। आपने हिंदी फिल्मों में सुना होगा, हीरो कहता है जहां तेरी सोच खत्म होती है वहीं मेरी सोच शुरू होती है। तो जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं अकाउंटिंग शुरू होती है, ठीक है जी। बुक कीपिंग जो है बेटा, इसमें मेन काम है आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सारी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो, है ना, जर्नल में, फिर उसको आप पोस्ट कर देते हो लेजर में। तो वो सारा प्रॉपर रिकॉर्डिंग का काम बुक कीपिंग का है। उसके बाद जो आगे काम आता है ना, नेट रिजल्ट्स निकालने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना। किससे पता चलते हैं? नेट रिजल्ट्स पता चलते हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन में पता चलती है बैलेंस शीट से। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है जी। और जो बुक कीपिंग है वो रूटीन है नेचर में। रोज रोज आप जो है ना, कोई छोटा अकाउंटेंट भी कर लेगा, भी मैं बताता हूँ इस बारे में। रूटीन है, आपको ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो रिकॉर्ड करते जानी, रिकॉर्ड करते जानी। आजकल ये कंप्यूटराइज भी हो गया सिस्टम में, एंट्रियां मारते जाओ, बस एंट्रियां मारते जाओ, तो बुक कीपिंग आपकी हो जाएगी। जो अकाउंटिंग है एनालिटिकल है, दिमाग लगेगा, और ज्यादा दिमाग लगेगा, और ज्यादा स्किल्स चाहिए। एनालाइज करना है आपको सिचुएशन को, रिजल्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, फिर उनको एनालाइज करने की भी क्यों कैसे, है ना। प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो क्या आपने ऐसा करा कि जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो गए हैं, या लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों लॉसेस हो रहे हैं, है ना। और कई चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी, डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो वो जो डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। तो नई तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं, तो आपको एनालिटिकल माइंड चाहिए इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। तो ये रूटीन वर्क है, जूनियर स्टाफ भी कर लेगा, पर अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ करेगा, सीनियर अकाउंटेंट करेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, है ना। क्योंकि इसमें स्पेशल स्किल्स चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल एजुकेशन चाहिए, ठीक है जी। बुक कीपिंग मैकेनिकल इन नेचर है, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। मैकेनिकल है, रूटीन काम है, वही काम करना है, वही एंट्रियां मारनी है। सीख जाएगा कोई भी अकाउंटेंट थोड़े दिनों में कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उसको पोस्ट करना है लेजर में, है ना। पर यहाँ पर क्या है, स्पेशल स्किल्स चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स को एनालाइज भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है ना। देखना है कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, और आगे रिजल्ट्स को कम्युनिकेट भी करना होता है। तो बुक कीपिंग का जो दायरा है वो थोड़ा छोटा है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक ही है, और अकाउंटिंग उसके बाद का काम है। स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए, है ना। हायर लेवल के काम में होते हैं अकाउंटिंग में। तो ये मेजर डिफरेंस है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह का जमाना आ गया पिछले 2-3 साल से। पहले 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता था, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो ये आप ध्यान से करना, सारे पॉइंट्स आप लर्न हो जाते हैं। आजकल बेसिस के पॉइंट्स के बेसिस पे भी ना आपको ना, पहले क्या होता था सीधा कोई
सारे 5-6 पॉइंट लिखने हैं। आजकल कहेंगे बताओ इस बेसिस पे इनका डिफरेंस कर दो या इस बेसिस पे इनका डिफरेंस कर दो, तो बेसिस पे भी आपने ध्यान जरूर देना है, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश तो लर्न करना ही करना है, पर बेसिस के हिसाब से भी ध्यान रखना, क्योंकि आजकल एमसीक्यू में, हॉट्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में बेसिस के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलते हैं हम आगे, अगला पॉइंट करते हैं, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का डिफरेंस, ठीक है जी। तो अभी हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस देखा, अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी जो है ना बेटा वो ब्रॉड टर्म है, ठीक है जी। इसके अंदर बुक कीपिंग भी आती है और इसके अंदर अकाउंटिंग भी आती है। तो अभी हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस देखने वाले हैं। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में देखा हमने सारी बुक्स के ना रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और उनको समराइज करते हैं, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालते हैं। तो वो करना कैसे है, उसकी नॉलेज कौन प्रोवाइड करती है हमें, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है हमें कि हमें अकाउंटेंसी करनी कैसे है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, वो सब प्रिंसिपल्स हमें कौन प्रोवाइड करती है, अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है। और डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे डील करना है वो भी अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग करते वक्त जो डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी आपके सामने, उनको डील कैसे करना है वो कौन प्रोवाइड करती है, अकाउंटेंसी, ठीक है जी। तो अकाउंटेंसी एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन कर रहे हो वो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, पर वो करनी कैसे, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटेंसी। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आप समराइज कर रहे हो वो कौन दे रहा है हमें, नॉलेज, अकाउंटेंसी दे रही है। और इसको कम्युनिकेट भी करना है, ये कौन बता रहा है हमें, कैसे करना है कम्युनिकेट, वो भी हमें अकाउंटेंसी बता रही है। तो अकाउंटेंसी एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के अंदर जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जो प्रिंसिपल्स आपको अप्लाई करने हैं, वो प्रिंसिपल्स कौन दे रहा है आपको, अकाउंटेंसी दे रही है। तो अकाउंटेंसी एक ब्रॉड, है ना, ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर अकाउंटिंग आती है, जिसके अंदर ही बुक कीपिंग आती है, ठीक है जी। तो अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नॉलेज होना अकाउंटेंसी है, एंड अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे लॉ बनाने वाले लॉ तो बना देते हैं, वो इम्प्लीमेंट तो नीचे के लोग करते हैं ना, अधिकारी करते हैं, पुलिस करती है, बाकी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो जो बना रहे हैं वो अकाउंटेंसी है, जो काम कर रहा है वो अकाउंटिंग है एक तरीके से, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है जी। अकाउंटेंसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट आप किसके थ्रू कर रहे हैं, अकाउंटिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। तो अब ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत बार आता है बेटा पेपर में, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर से निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि क्या क्या है इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, आप कहते हो ना मेरा ये फ्रेंड तो रिलायबल है, पर मेरा ये फ्रेंड रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मैं ट्रस्ट तब करूंगा जब वो फैक्ट्स के बेसिस पे होगी, और फैक्ट्स भी कौन से, जिनको मैं वेरीफाई कर सकूं, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग जो भी होती है, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे करते हैं, है ना। सब चीजों के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, अब आगे जाके पढ़ोगे वाउचर्स वाले चैप्टर में, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करा जाता है ना। आप परचेज करते हो तो परचेज बिल होता है, सेल करते हो तो सेल बिल होता है। तो अगर मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपर वेरीफाइबल फैक्ट्स के बेसिस पे बनी हुई है तो वो रिलायबल है, तो उसको कोई भी स्टडी करेगा उसको बिल्कुल उस पर ट्रस्ट कर सकता है वो, और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है वो निकाल सकता है। अगला है रेलेवेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटा रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब होता है यूजफुल। उसके अंदर आप इररेलेवेंट चीजें नहीं डालोगे, अनयूजफुल चीजें नहीं डालोगे। यूजफुल मेरे लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो कभी है, किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे लिए यूजफुल कब है, जब मैं उसके बेसिस पे ना डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो डिसीजन अगर मैं ले सकता हूँ मतलब वो इन्फॉर्मेशन मेरे को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मेरे को यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रही है ना। तो मेरे को इररेलेवेंट और फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसे आप आगे जाके देखोगे डेटर्स आपके 500 डेटर्स हो सकते हैं, आपके 1000 डेटर्स हो सकते हैं। तो मेरे को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में डेटर की एक फाइनल फिगर चाहिए कि आपके डेटर्स कितने हैं। मेरे को 500 डेटर्स के नाम नहीं चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर मैं आपकी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। और छोटी मोटी चीजें जो हो रही हैं जिसका मेरे डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला,
वो इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है, मेरे को वो इन्फॉर्मेशन दो जो रेलिवेंट हो और जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले पाऊँ। अंडरस्टैंडेबिलिटी बेटा समझने, नाम से समझ में आ रहा है ना, जो मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ, किसी की मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, मुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का बंदा भी हूँ ना, तो भी मेरे को कुछ उसमें से समझ में आ जाए, तो आप उसके नीचे नोट्स प्रोवाइड करो, एक्सप्लेनेशन दो, है ना, कि ये चीज़ें क्या आई हैं, कैसे आपने प्रिंसिपल यूज़ करें, कौन से आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करें, तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दोगे तो किसी नॉन अकाउंटिंग बंदे को भी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, और जो रेलेवेंट फील्ड का बंदा है उसको भी पूरी समझ में आनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। मेजरली दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, है ना, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म का मतलब होता है कि भाई आप अपनी जो बिजनेस के रिजल्ट्स को किसी दूसरे बिजनेस के रिजल्ट से कंपेयर करो। मैंने एग्जांपल लिया था, बाटा अगर लिबर्टी से अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहा है तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन है। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसको मैं कंपेयर कर पाऊं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। कुछ चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे जिनके रिकॉर्ड करने के दो मेथड अवेलेबल होते हैं, तो आप साल भर साल एक ही मेथड लगाओ ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट होगी तभी कंपेरेबल होगी, और दूसरी कंपनी से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने भी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करी हो कि कंपेरेबल हो, तभी एक कंपनी के रिजल्ट्स को आप दूसरी कंपनी से कंपेयर कर पाओगे। और इंट्रा फर्म कंपेरिजन में क्या होता है, हम अपनी कंपनी के रिजल्ट्स को अपनी कंपनी के रिजल्ट से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, जहां हम अपनी कंपनी के इस साल के रिजल्ट्स को पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे या उससे पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, और देखेंगे कि हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं या कितना नीचे आए हैं, और नीचे आए हैं तो क्यों आए हैं, ऊपर गए हैं तो क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से ऊपर गए हैं, है ना। आजकल आप देखोगे कभी CNBC या कोई बिजनेस चैनल देखोगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस भी होता है, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स को इस क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करा जाता है। अब जैसे जुलाई का महीना चल रहा है तो अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं धीरे धीरे, तो रोज वो आते रहते हैं, कभी कोई कंपनी अपने रिजल्ट निकालती है तो उसको हम पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं और पिछले साल में जो सेम क्वार्टर था उससे भी कंपेयर करते हैं, तो वो होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को ये चारों चीजें चाहिए होती है किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और मैं अपनी बना रहा हूं तो मेरे को भी प्रोवाइड करनी है दूसरे को, कि दूसरों के ये सारे पर्पस सॉल्व हो। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी टॉपिक्स मैं आप नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, डट के पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।